हेलो एवरीबडी, वेलकम बैक। माय नेम इज़ मुकेश शर्मा और आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं एज यू लाइक इट। एक्ट 3 हम बिगिन करने वाले हैं। सीन फर्स्ट। ड्यूक फ्रेडरिक जो है वो ओलिवर को ये निर्देश देता है कि वो ऑर्लैंडो को ढूंढे, चाहे वो कहीं भी हो, है ना। और उसको कहता है कि अगर ओलिवर ऑर्लैंडो को ढूंढ के नहीं लाया उसके पास, चाहे जिंदा चाहे मुर्दा, 1 साल के अंदर अंदर, तो उसके सारी ज़मीन और सारी जो जायदाद है वो उसको हड़प लेगा, उसको अपने कब्जे में कर लेगा। ओलिवर भी उसको प्रॉमिस करता है कि वो भी, उसका हार्ट भी जो है वो यही चाहता है, मतलब वो भी अपने भाई से बहुत क्या करता है, नफरत करता है, उससे प्यार नहीं करता है। ड्यूक फ्रेडरिक इस बात पे उसको और भी ज़्यादा बड़ा विलन कहता है ना। और कहता है कि उसके स्टेट का जो उसका साम्राज्य बोल दो या उसका स्टेट बोल दो, उसका ध्यान जो है उसके ऑफिसर रखेंगे जब वो अपने काम पे गया होगा। इसके साथ ही सीन फर्स्ट जो छोटा सा है बहुत ही ख़त्म हो जाता है। मूव टू सेकंड सीन। ऑर्लैंडो जो है अपनी खुद की लिखी हुई पोइट्री जो है पेपर पे जो उसके हाथ में है पढ़ रहा है वो, है ना। और वो बहुत ज़्यादा सेंटिमेंटल इमोशनल पोइट्री है, और जिसमें वो किसको अलूड कर रहा है, किसको मेंशन कर रहा है, क्वीन ऑफ नाइट, जिसका नाम है डायना, हंट्रेस डायना, ना याद रखना, है ना। और उसमें वो क्या करता है, मून को एक बहुत ही पेल, बहुत ही पीला सा, बहुत ही फीका सा गोला मानता है आकाश में, है ना। और फिर वो क्या करता है, ये एक तरह से रिजॉल्व करता है अपने मन में कि वो रोसलिंड के बारे में हर पेड़ पर इस जंगल के पोइट्री चिपका देगा या लिख देगा, या जो कागज है वो उन पे लगा देगा पोइट्री से भरे हुए, है ना। इस पोइम को जो वो पढ़ना ख़त्म करता है, जो अपने उसके हाथ में है ना, तो उसके बाद क्या करता है, वो भागता है मतलब दौड़ने लगता है, और जितने भी उसकी पोइट्री के पेजेस हैं वो पूरे जंगल में लगाने लग जाता है वो। एंड देन उसके बाद क्या होता है, टचस्टोन और कोरिन एंटर करते हैं, और कोरिन जो है टचस्टोन से पूछता है कि क्या उसको ये गडरिया का जीवन, शेफर्ड की लाइफ पसंद आई। जो टचस्टोन है, जो फूल है, मतलब वो आंसर कर देता है कि हाँ भाई मुझे पसंद आई, परंतु फिर वो कुछ इक्विवेट, मतलब थोड़ी सी द्विअर्थी बातें जिनका मीनिंग क्लियर ना हो बोलने लगता है। फॉर एग्जाम्पल वो कहता है कि ये यहाँ पर एकांत है, ये बात अच्छी है बहुत ही, परंतु ये बहुत ज़्यादा ही प्राइवेट है, ये बहुत ही व्यर्थ या बेकार लाइफ है ना। तो जब कोरिन से वो पूछता है कि तुम्हारी भी कोई फिलॉसफी है क्या अपने, तुम्हारी खुद की मतलब लाइफ के बारे में, तो कोरिन जो है वो बहुत ही सिंपल से तरीके से बातों को रखता है कि जैसे जैसे कोई बहुत ज़्यादा बीमार होने लगता है वैसे वैसे ही उतना ही उसको क्या होता है, जो आराम है वो कम मिलना शुरू हो जाता है। मतलब सिंपल सी बात, जब कोई बीमार होता है तो उसको आराम मिलना कम हो जाता है। तो मतलब जो कोरिन है उसकी फ़िलॉसफी भी बिल्कुल उसकी तरह सिंपल है ना, कुछ ज़्यादा डीप बात नहीं है टचस्टोन की तरह। देन टचस्टोन जो है कोरिन को बोलता है कि तुम तो डैम्ड हो, तुम तो बिल्कुल श्रापित ही हो एक तरह से, क्योंकि तुम कभी कोर्ट में नहीं जिए हो, है ना। और फिर वो कहता है कि कोरिन जो है उसने गुड मैनर्स, जो एटिकेट्स वगैरह नहीं सीखे हैं, इसलिए उसके जो तौर तरीके हैं बहुत ही दुष्टता से भरे हुए हैं, और दुष्टता जो है वो एक तरह का पाप है। टचस्टोन और कोरिन जो है वो क्या करते हैं, कोर्ट मैनर की ज़रूरत को गाँवों में या जंगल में, और जंगल के मैनर्स की ज़रूरत को कोर्ट में, इसके बारे में बातें करते हुए फालतू की बढ़ते रहते हैं आगे। और फिर उसके बाद में खासकर जो टचस्टोन है वो क्या कहता है कि शेफर्ड्स जो है उनको भी क्या है, एक दूसरे का हाथ किस करने की जो एटिकेट है वो अपनाना चाहिए, क्योंकि ये कोर्ट के जो लोग हैं उनका, जो खासकर पढ़े लिखे लोग हैं, मतलब सोफिस्टिकेटेड लोग हैं, उनका तरीका है। कोरिन कहता है कि मैं तो खुश हूँ भाई सिंपल सी लाइफ जी के, है ना। और अपने जो भेड़ की बच्चियाँ और भेड़ें हैं, भेड़ों के बच्चे हैं, जो इसको यू बोलते हैं ना, यू, इसमें ई साइलेंट होता है, पता नहीं क्या क्या साइलेंट होता है, इसको बस यू बोलते हैं, और एस लग गया तो यूज़, वाई ओ यू वाला यू होता है, वही उच्चारण है इसका। और यहाँ पर जब वो कहता है कि वो खुश है भेड़ बकरियों की देखभाल करके, उस पर भी टचस्टोन उसको क्रिटिसाइज करता है। तो वो कहता है कि ये भी एक पाप है ना, कि आप जानवरों को फोर्स्ड कॉपुलेशन करवाते हैं। कॉपुलेशन का मतलब मेटिंग, है ना, सेक्सुअल एक्टिविटी, ये भी एक पाप है। रोसलिन जो है, जो गैनीमेड की ड्रेस में है, मतलब मेयर बनी हुई है, वो एंटर करती है और ओर्लैंडो की एक पोइम पढ़ रही है जो उसने एक पेड़ से उतारी है और अपने हाथों में पकड़ रखी है। टचस्टोन जो है वो उस पोइम को सुनता है और उसकी राइम को तुकबंदी करने के लिए, मतलब मूर्खतापूर्ण, है ना, 6 सेंसलेस और बहुत ही बुरी तरह से मीटर्ड कपलेट हैं, वो रोसलिंड के बारे में बोलता है। टचस्टोन जो है ओरिजिनल पोइम की इंसल्ट करता है, और जिसपे रोसलिंड को क्या होता है, बहुत ही गुस्सा आता है।
इसी दौरान सीलिया एंटर करती है और एक और जो उसके हाथ में पोइम है जो जिसमें रोसलिंड को बताया गया एक मिश्रण, मतलब किसका, ये कुछ औरतों के नाम हैं। हेलेन जानते हो आप, ग्रीस की थी। क्लियोपेट्रा जो है मिस्र की क्वीन थी, ब्यूटीफुल। एटलांटा जो है गॉडेस ऑफ हंटिंग मानी जाती है। और लुक्रेशिया भी जो है रोम की एक वो थी, सुंदर फीमेल थी, नोबल वुमेन थी, हालांकि उसका रेप किया गया था। बट ऑल ऑफ दीज फोर वर वेरी ब्यूटीफुल, है ना। तो रोसलिंड को इन सब का मिश्रण बताता है ना। सीलिया की रिक्वेस्ट पे टचस्टोन जो है वो कॉरिन के साथ चला जाता है ताकि सीलिया और रोसलिंड बात कर सकें। सीलिया जो है रोसलिंड को बताती है कि उसे पता है कि ये पोइम्स बैडली रिटन पोइम्स खासकर किसने लिखी हैं, किसकी हैं। रोसलिंड बहुत ही अधीर है जानने के लिए, परंतु सीलिया उसे टीज करती है और डायरेक्टली नहीं बताती उसे, बोलती है कि वंडरफुल, बहुत ही वंडरफुल इंसान है। और फाइनली जो उसका नाम जो है क्या बताती है, ऑरलैंडो, है ना। रोसलिंड इस न्यूज़ द्वारा बहुत ही एक्साइटेड होती है और सीलिया से बहुत सारे क्वेश्चन पूछती है कि उसे कैसे पता लगा कि ये उसके द्वारा लिखी गई हैं। सीलिया जो है बताती है कि उसने ऑरलैंडो को एक पेड़ के नीचे बैठे हुए देखा था, एक हंटर की ड्रेस उसने पहन रखी थी, शिकारी की ड्रेस उसने पहन रखी थी। रोसलिंड बोलती है कि ऐसा इसलिए था क्योंकि वो उसके हार्ट को हंट करने आया है ना। फिर वो माफ़ी मांगती है कि वो बीच में बार बार बोल रही है सीलिया के, क्योंकि वो भी एक औरत है, एक औरत की तरह जब उसका मन करे उसको बोलना चाहिए। मतलब ड्रेस तो भले ही वो उसने डिस्गीज कर रखी है, भले ही उसने बेस बदल रखा है एक आदमी का, लेकिन है तो वो औरत ही। ऑरलैंडो और जैक एंटर करते हैं, फालतू की बातें कर रहे हैं। जैक जो है वो रोसलिंड के नाम को की इंसल्ट करता है क्योंकि उसने पोइम्स जो है सारी रोसलिंड के लिए लिखी हुई हैं, और वो कहता है कि प्यार में होना सबसे बड़ा गुनाह है या थोड़ा पाप है या कमी है, एक तरह से आप बोल सकते हो। वो कहता है कि वो एक मूर्ख की तलाश कर रहा था जब उसे ऑरलैंडो मिला, मतलब ऑरलैंडो मूर्ख है। ऑरलैंडो उसको बोलता है कि अगर आपको मूर्ख को ढूंढना ही है ना, तो आप क्या करो, उस नदी में, छोटी नदी जो बह रही है उसमें देखो। परंतु जैक जो है वो स्ट्रिक को समझ जाता है क्योंकि वो अपना चेहरा देखने वाला है उसमें, तो वो करता नहीं है ऐसा। जब दोनों आपस में, दोनों आदमी जो हैं वो पार्ट होते हैं, मतलब अलग अलग होते हैं, तो जैक ऑरलैंडो को सीनियर लव, मिस्टर लव, है ना, और ऑरलैंडो जैक को मिस्टर मोन्सियोर मेलंकली, मतलब मिस्टर दुख वाला बोलता है। तो ये इस तरह से दोनों अलग हो जाते हैं। वो रोसलिंड जो है अभी भी जो गैनीमेड बनी हुई है वो आती है ऑरलैंडो के पास और पूछती है कि टाइम क्या हुआ है। जब वो कहता है कि उसे टाइम नहीं पता क्योंकि वहाँ पे कोई घड़ी नहीं है, तो रोसलिंड जो है वो तुरंत उत्तर देती है कि एक लवर जो है वो टाइम बताने के लिए, मतलब उसको घड़ी की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हर एक सच्चा लवर जो है वो हर मिनट एक आह भरता है और हर आवर जो है वो ग्रोन कराता है ना। तो मतलब उसको घड़ी की ज़रूरत नहीं है एक तरह। ये एक्चुअली ये इसको आप लिटरली नहीं लेंगे कि वो वास्तव में हर मिनट में आह भरता है। कहने का मतलब ये है कि एक लवर जो है उसको टाइम की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि उसको हर मिनट आह भरनी है और हर घंटे उसको कराहना है दुख के मारे। ऑरलैंडो इस बात पे डाउट करता है रोसलिंड पे कि क्योंकि वो एक ग्रामीण गडरिया बना हुआ है, तो उसके पास बोलने का इतना तरीका जो है वो गांव में उसने सीखा हो, इस बात पे उसको डाउट होता है बहुत। परंतु फिर वो तुरंत क्या कहती है कि उसके एक बहुत ही अच्छे बोलने वाले और धार्मिक अंकल हैं जिससे उसने सीखा है, और फिर वो एक तरह से साइकोलॉजिकली प्रेशराइज हो जाती है और कहती है कि थैंक गॉड वो एक औरत नहीं है, क्योंकि औरतों के अंदर जो बुराइयां होती हैं उसके अंकल ने बताई हैं, उससे वो बच गई है ऐसा होने से, है ना। रोसलिंड उसके बाद क्या कहती है कि जो पेड़ों पे जो कविताएं लिखी हुई हैं, है ना, उनके बारे में बात करती है वो, और वो कहती है कि मेरी इच्छा है कि मैं उस व्यक्ति से मिलूं और उसको एडवाइस करूं, उस कवि को जो बेचारा प्यार में बिल्कुल बह रहा है ना। ऑरलैंडो जो है वो ये स्वीकार करता है कि वो वही कवि है। हालांकि रोसलिंड जो कि अभी गैनीमेड है ना, पहले तो ये दिखावा करती है कि मतलब उसको डाउट है कि ऑरलैंडो ने ही वो पोइम्स लिखी हैं, है ना, क्योंकि वो सुनना चाहती है कि वो ऑरलैंडो जो है वो कितना प्यार करता है रोसलिंड से। फिर उसके बाद में वो दिखावा करती है इस बात का कि हाँ ठीक है, वो मान जाती है कि वही ऑरलैंडो है। फिर उसको इस पागल वाले प्रेम से उभारने के लिए, सही करने के लिए वो क्या कहती है, उसको ऑफर देती है। ऑरलैंडो को वो कहती है कि उसको इमेजिन करना चाहिए कि वो उसकी रोसलिंड ही है, मतलब है तो वो लड़का बना हुआ, लेकिन वो कहती है कि तुम मुझे अपनी प्रेमिका मानो, है ना, और मुझे वो करने की, मतलब पटाने की कोशिश करो। और वो एक बहुत ही मूडी और दिखावा करने वाली और बिल्कुल जिसको चाहा नहीं जाए वैसी लड़की होने का नाटक करेगी।
ये तरीका जो है वो क्लेम करती है कि पहले भी बहुत सारे लोगों को उनके प्यार भरे पागलपन से प्योर पागलपन पे और फिर बिल्कुल सही करने में हेल्पफुल रहा है। मतलब ये है कि इसका सिंपल भाषा में कि इस तरीके से उसने बहुत सारे लोगों का जो पागलपन का प्यार था वो पहले पागलपन वाले प्यार से पागलपन पर आ जाते हैं और उसके बाद में वो ठीक हो जाते हैं, बिल्कुल एकदम जैसे कोई मोनास्ट, मतलब जैसे कोई साधु वाधु होते हैं ना, मतलब प्रेम जो फिजिकल प्रेम को पसंद नहीं करते हैं, वैसा बनाने में ये तरीका बड़ा ही हेल्पफुल हुआ है आगे भी। ऑरलैंडो इस बात पे इस तरीके पे सहमत हो जाता है ना। और जो तरीका जो है, इस तरीके की शुरुआत कहाँ से होती है कि वो उसको गैनीमेड को रोसलिंड पुकारे, एक्चुअली रोसलिंड ही है वो, और रोसलिंड को वो रोसलिंड पुकारे अपनी प्रेमिका मानते हुए। इस तरह से हमारा जो एक्ट 3 सीन 3 है वो ख़त्म, सीन 2 जो है वो ख़त्म हो जाता है। एक्ट 3 सीन 3 शुरू होता है। टस्टोन जो है एक बकरियों की देखभाल करने वाली लड़की है, ऑड्रे, उसके साथ प्रवेश करता है और वो अपने आप को ओविड से कंपेयर करता है, एक पोइट था, और वो कहता है कि वो ऑड्रे की गोट्स के अंदर ठीक वैसे ही है जैसे ओविड जो है वो गोत्स एक जर्मनिक ट्राइब थी, जर्मनी की एक जाति थी, है ना, पुराने लोग थे और देवर ब्रेव, है ना, वॉरियर्स काइंड ऑफ पीपल। तो वो ऐसे कंपेयर करता है। ऑड्रे जब समझती नहीं है तो टस्टोन कहता है कि भाई ये बहुत दुख की बात है कि तुम पोइटिकल बिल्कुल नहीं हो, तुम समझती नहीं इन बातों को कि ओविड कौन था और क्या। फिर वो कहता है कि पोइट्री जो है वो सबसे ज़्यादा फीइंग है, फीइंग मतलब नाटक या दिखावा या प्रिटेंड करना किसी को, तो पोइट्री में सबसे ज़्यादा प्रिटेंशन होती है, सबसे ज़्यादा दिखावा होता है। और लवर्स जो है वो क्या करते हैं, वो पोइट्री के सामने झुक जाते हैं या पोइट्री को के सामने गिव इन कर देते हैं, है ना। तो मतलब पोइट्री पसंद आती है उनको, कहने का मतलब ये है। और फिर वो कहता है कि ऑड्रे को ऑनेस्ट होने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि वो पहले से ही ब्यूटीफुल है, और ब्यूटीफुल और ऑनेस्ट होना ये कुछ ज़्यादा ही हो जाएगा। ये आपको डन की पोइम की याद दिलाएगा ना। कौन सी पोइम की याद दिलाएगा, नाम बोलने की ज़रूरत है, गो एंड कैच अ फॉलिंग स्टार। तो जब वो बात कर रहे होते हैं तो यैक जो है वो पास में ही खड़ा है और ओकेजनली समय समय पर असाइड्स बोलता है, कुछ मतलब साइड में होकर कुछ बोलता है ऑड्रे की स्टुपिडिटी के बारे में कि ऑड्रे कितनी स्टुपिड है। बिकॉज ये लोग जो है टस्टोन हुआ, यैक हुआ, ये सब कहाँ से आए हैं, कोर्ट से आए हैं, तो और गांव के सिंपल लोग इनको स्टुपिड लग रहे हैं। टस्टोन अनाउंस करता है कि वो ऑड्रे से शादी करेगा। सर ओलिवर मार्क टेक्स्ट हैं कोई, आपको बताया गया कैरेक्टर में, ये कोई चर्च के कोई वो हैं, पादरी वगैरह हैं, लोअर, तो पास में गाँव उनका, वो शादी करवाएंगे उनकी। उसके बाद में फिर वो एक सींगों वाले थीम पे बात करने लगता है, जो कहा जाता है कि उन पतियों के सिर पे उग जाते हैं जिनकी वाइफ उनको चीट करती हैं। और फिर वो कंक्लूड करता है अपनी बात को कि एक सींगों वाला आदमी होना, मतलब एक चीटेड आदमी होना ज़्यादा अच्छा है एक बेयर बॉर्ड बैचलर की तुलना में। मतलब ऐसा बैचलर जिसके सिर पे सींग नहीं हो गए हैं, मतलब कहने का भावार्थ है कि शादी कर लो, आपकी वाइफ आपको चीट करे, ज़्यादा अच्छा है उस बात से कि आप कुंवारे रह जाओ, है ना। तो शादी का लड्डू खा लेना चाहिए इसके हिसाब से। ओलिवर मार्कटेक्स जो है वो आता है और कहता है कि कोई ऐसा व्यक्ति है क्या जो इस लड़की को, इस औरत को गिव अवे करे, मतलब जैसे फादर होता है ना, या भाई होता है बड़ा, या कुछ छोटा भी, वो लेके आता है, तो वो वैसी सेरेमनी के लिए कोई है क्या। तो यैक जो है सामने आता है और जो है टस्टोन को इस बात पे कन्विंस करता है कि शादी जो है चर्च वगैरह में ही होनी चाहिए, है ना। टस्टोन इस बात पे अग्री हो जाता है, इस बात के बावजूद भी कि जो सिंपल शादी होगी उससे बाहर निकलना ज़्यादा आसान होगा बजाय इसके एक चर्च में करवाई गई शादी से। मतलब ये है कि उसको पता है कि अगर मैंने चर्च में शादी करवाई तो इस शादी से बाहर आना बड़ा ही मुश्किल होगा, फिर भी वो मान जाता है। और तीनों के तीनों वहाँ से चले जाते हैं। कौन कौन तीनों, यैक, टस्टोन और ऑड्रे। मार्टेक्स जो है वहाँ पे अकेला है और कंफ्यूज्ड जो है फॉरेस्ट में खड़ा रह जाता है। और इसी के साथ सीन 3 खत्म होता है। ये मूव टू सीन 4। सीन 4 की शुरुआत में रोसलिंड जो है वो सिलिया से इस बात को स्वीकार करती है कि उसे बहुत रोने ऐसा फील हो रहा है, वो बहुत ही अपसेट है कि ऑरलैंडो जो है उससे मिलने नहीं आया। गैनीमेड मतलब रोसलिंड, है ना, क्योंकि उसने प्रॉमिस किया था वो सुबह मिलने आएगा। वो स्विच कर रही है, एक तो ये कि वो ऑरलैंडो के बारे में बहुत तारीफ करते हुए बोल रही है, और दूसरा ये कि उसे कितना बुरा लग रहा है उसकी एब्सेंस से। सिलिया भी उसके साथ दे रही है ना, और वो रोसलिंड की तारीफ और उसकी जो इंजरी का भाव है उसमें उसको साथ दे रही है। मतलब हाँ, उसकी हाँ में हाँ मिलाई जा रही है, कहने का मतलब सिंपल सा ये है।
उसके आगे रोसेलिन जो है सिलिया को बताती है कि वो ड्यूक यानी अपने पिता से मिली थी, है ना, पिछले दिन, और उसे ये भी बताती है कि किस तरह से वो हंसने लग गए जब उसने उनसे कहा कि उसकी पेरेंटेज जो है, उसके माता पिता जो हैं वो उतने अच्छे हैं जितने कि ड्यूक सीनियर के, क्योंकि वो उसकी बेटी है। परंतु उसके तुरंत बाद वो कहती है कि उनको अपने पिताओं के बारे में बात नहीं करनी चाहिए, जब वो ऑरलैंडो के बारे में बात कर सकते हैं, लवर के बारे में बात कर सकते हैं। रोसेलिन के प्रोवोकेशन पे, है ना, या यूँ कहें कि भड़काने पे, आग लगाने पे, सिलिया ये कहती है कि रोसेलिन का लवर ब्रेव है, परंतु वो ये लॉजिक देती है कि सब लोग ही ब्रेव होते हैं, जिनको यूथ ब्रेव बनाती है और मूर्खता गाइड करती है। ये तो उसकी हिंदी हो गई, पर कहने का भावार्थ ये है कि यूथ में जब खासकर आदमी व्हेन समवन इज इन लव, तो वो ब्रेवरी अपने आप ही आ जाती है। बिकॉज लव जो है, जैसे कि बेकर ने भी कहा था कि इट इज़ इम्पॉसिबल टू लव एंड टू बी वाइज, है ना, प्यार करो और समझदार बने रहो संभव नहीं है। ये मूर्खता आदमी को पकड़ ही लेती है। कॉरिन आता है और आकर सिलिया और रोसेलिन को इनवाइट करता है कि वो किस एक परफॉर्मेंस देने वाला है। कौन? सिल्वियस, जिसके हेल्पलेस लव के बारे में से रोसेलिन बहुत ही टच हुई थी, और जो कि अपनी प्रेमिका को जीतना चाहता है, को वू करना चाहता है, जो कि बहुत ही हेटफुल है। शेफर्डेस, हालांकि वो इसका नाम है फीबी, अपन बात कर चुके हैं कैरेक्टर्स में। रोसेलिन ना सिर्फ आने को एग्री करती है, परंतु ये भी कहती है कि बिल्कुल वो इंटरवीन भी करेगी, मतलब उसकी हेल्प भी करेगी सिल्वियस की। और इसी के साथ हमारा सीन 4 भी ख़त्म हो जाता है। सीन 5 शुरू होता है एक्ट 3 का। सिल्वियस जो है उसमें दिखाया जाता है कि वो किस तरह से अपनी प्रेमिका, यानी कि जिससे वो प्यार करता है, उससे बैक कर रहा है, उससे एक तरह से प्रार्थना कर रहा है कि उसको वो हेट ना करे, और उसको कंपेयर करता है वो किससे, जस्ट अ सेकेंड, वो उसको कंपेयर करता है एक निष्ठुर हार्ड हार्टेड का मतलब क्या होता है, जिसमें कोई इमोशन ना हो, एक कातिल से, है ना। थोड़ा सा पोइटिक हो गया, लेकिन यह ही ड्रामा, तो पोइट्री तो आएगी। तो रोसेलिन और सिलिया आते हैं, और वो किस भेष में आते हैं? गैनीमेड और एलिना के भेष में, कोरिन के साथ। और उस समय क्या होता है, फीबी जो है वो बहुत ही बुरी तरह से, बहुत ही निर्दयी तरीके से सिल्वियस की पोएटिक लैंग्वेज जो प्यार से भरी हुई है उसका मजाक उड़ा रही है, और कमेंट करती है कि हालांकि वो कह रहा है, कौन कह रहा है? सिल्वियस, कि उसकी आंखें कातिल हैं। ऐसी कोई चीज़ संभव नहीं है, बिकॉज आंखें जो होती हैं वो किसी प्रकार का नुकसान किसी को नहीं पहुंचा सकती हैं। सिल्वियस इस बात का जवाब क्या देता है कि प्यार के जो घाव होते हैं वो इनविजिबल होते हैं, और किसी दिन शायद वो भी उनको समझ जाएगी। वो फिर भी निर्दयी रहती है, और उसको कहती है कि जब तक उसे ऐसे किसी इनविजिबल वुंड का खुद महसूस नहीं होता, तब तक उसे, यानी कि सिल्वियस को, फीबी के पास में नहीं आना चाहिए, उससे बात नहीं करनी चाहिए। रोसेलिन, जो कि गैनीमेड के भेष में है ना, आगे आती है या आता है, आप जो बोलना चाहें, और क्या करती है, वो फीबी की इंसल्ट करना शुरू कर देती है, बहुत ही लंबी चौड़ी, है ना। और वो क्या कहती है फीबी को कि वो बहुत ही सिंपल है, इतनी सिंपल है कि उसको प्राउड नहीं होना चाहिए, है ना, ईगो का, मतलब उसमें घमंड नहीं होना चाहिए। किस बात का घमंड? कि सिल्वियस उससे प्यार करता है या उसकी तरफ आकर्षित है, इन्फैचुएशन है। जब गैनीमेड जो है ख़त्म करती है अपनी बात को, करता है अपनी बात को, तो फीबी जो है वो कहती है कि उसकी, यानी गैनीमेड की इंसल्ट जो है वो सिल्वियस की प्रेस से कहीं ज़्यादा उसको अच्छी लगी। गैनीमेड इस बात को महसूस करती है, मैं कंफ्यूज आप मत होना, गैनीमेड एंड रोसेलिन एक ही बात है। तो गैनीमेड इस बात को रियलाइज़ करता है कि क्या हो रहा है, और वो कोशिश करता है कि वो फीबी को उसके साथ प्यार होने से रोके। किसके साथ? खुद के साथ, है ना। परंतु ऐसा लगता है कि फीबी जो है वो तो पहली नज़र में उससे प्यार करने लग गई है। रोसेलिन जो है और सिलिया जब चले जाते हैं, तो फीबी क्या करती है, डिसाइड करती है कि सिल्वियस के पास आसपास रहेगी, ताकि वो उससे प्यार के बारे में बात कर सके, है ना। और वो बहुत ही लंबा चौड़ा डिस्क्रिप्शन देती है गैनीमेड के एट्रीब्यूट्स का, उसके मतलब तौर तरीकों का। इक्विवोकेट करती है, मतलब तो ऐसी एम्बिगुअस बातें जिससे जो समझना है, ऑन किस बात पे, कि वो उसको प्यार करती है या नफरत करती है, किसको? गैनीमेड को। और फिर सिल्वियस को ऑर्डर करती है कि वो गैनीमेड के लिए एक बहुत ही टॉन्टिंग, परेशान करने वाला लेटर जो है वो लिखने वाली है, वो उसको डिलीवर करके आए। हालांकि हम समझ सकते हैं कि वो किस तरह का लेटर लिखेगी, लेकिन वो उसको सामने ये बात स्पष्ट नहीं कर रही, क्योंकि वो जानती है कि सिल्वियस जो है वो उससे प्यार करता है, फीबी से। इसी के साथ हमारा एक्ट 3 जो है वो क्या हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। बाकी के एक्ट 4 की बातें करेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो में। दैट विल बी ऑल इन दिस वीडियो। थैंक यू।